नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है शाम 4 बजे का। और दरअसल में वक्त है ये 4 बड़ी खबरों का भी। तो शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में चुनावी रैली में कहा कि मैंने बताया था कि शहजादे केरल के वायनाड से भागेंगे। देखिए भागे कि नहीं, मैंने कहा था कि वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। खबर पक्की निकली। आगे की खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। इससे पहले मोदी ने बाराबंकी में चुनावी रैली में कहा कि सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो फिर से रामलला को टेंट में भेज देंगे। आपको पता होगा, मैंने कहा था ये शहजादे केरल में वायनाड से भागेंगे। भागे कि नहीं भागे? भागे कि नहीं भागे? मैंने कहा था वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? अब आगे की खबर बताऊं क्या? बताऊं? खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। तो देखिए, बाराबंकी और फतेहपुर के चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं और देखिए कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मिशन 50 रखा हुआ है। और ये मिशन जो 50 है वो दरअसल कांग्रेस ने इज्जत बचाने की खातिर इस मिशन पर वो उतर आई है। और ये भी कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस अगर सरकार में आ गई तो रामलला एक बार फिर से टेंट में विराजमान हो जाएंगे, जैसे कि वो पहले विराजमान हुआ करते थे। तो सीधे तौर पर सपा और कांग्रेस अलायंस पर नरेंद्र मोदी का ये तीखा हमला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है। वैभव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने इस चुनावी कार्यक्रम में आगे पहुंचे हुए हैं 5वें चरण के रण से पहले, तो उनका सीधा सीधा जो हमला है वो उस हमले के निशाने पर है राहुल गांधी और निशाने पर है अखिलेश यादव। और साथ साथ ये भी आरोप है, हमला है कि अगर एक बार फिर से इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो रामलला वापस से टेंट में विराजमान हो जाएंगे। वैभव, देखिए, बीजेपी हमेशा से धर्म और जात की राजनीति करते हुए नजर आई है। और आपने पिछले 4 सालों में देखा होगा, कहीं ना कहीं बीजेपी जो उनकी जो मेन जो कहते हैं जो उनकी चुनाव लड़ने की जो तरीका था, जो धर्म का जो राजनीति करते थे, वो कहीं ना कहीं करते हुए नहीं नजर आए थे। और आने वाले 3 चरणों में 5 चरण का भी 20 तारीख को चुनाव है, उससे पहले पहले कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से अपनी जात धर्म की जो राजनीति है वो करते हुए नजर आ रही है, जिसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। वैभव, मिशन 50 पर कांग्रेस, ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी का, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अलायंस जो है वो देश में 350 सीटें जीत रहा है। यानी कि दोनों ही दलों की ओर से अपने अपने दावे हैं। फिलहाल जब बाकी के 3 चरण अब शेष रह गए हैं, ऐसे में तैयारियों का आपने जायजा लिया है दोनों ही पक्ष और विपक्ष की ओर से, क्या लगता है आगे? देखिए, कहते हैं अगर जमीनी मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खड़ी होती हुई, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पर अगर राजनीति पंडितों की अगर बात जाने तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनके मुकाबले खड़ी होती नजर आ रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 370 प्लस सीट बीजेपी इस बार टच करते हुए नजर आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। कि एक बार फिर से 5वें चरण के रण से पहले नरेंद्र मोदी हों या फिर बीजेपी के बड़े लीडर्स हों, वो धर्म और जाति की राजनीति पर वापस से आ गए हैं। और पूरी तरीके से कोशिश यही है कि कैसे भी करके बाकी के 3 चरणों में वो वोटरों को लुभा पाएं। बढ़ते आगे, कहावत है कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके, कुछ ऐसी ही स्थिति
इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। जी हां, तिहाड़ जेल से छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल से अभद्रता और मारपीट के केस में दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच के लिए 10 टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब विभव से मारपीट के बाद स्वाति सोफे पर बैठ गई थी। विभव बाहर निकले और दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल को अंदर भेजा। विभव ने स्टाफ से कहा कि स्वाति मालीवाल को बाहर निकाला जाए। वीडियो में दिख रहे लोगों में विभव नहीं है, बल्कि ये सिक्योरिटी स्टाफ हैं। ये लोग स्वाति को बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। तब स्वाति गुस्से में कहती हैं कि मैंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया है, पुलिस आ जाएगी तब जाऊंगी। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि प्राइम टीवी नहीं करता है। आत्मविश्वास जिनका नहीं है, ऐसे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा, और इसमें अगले ही दिन 14 मई को ही दूसरे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी ने आकर बोल रहे हैं नहीं नहीं हम एक्शन लेंगे उनके ऊपर। कहां गया वो एक्शन? आज तक नहीं हुआ। और जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं रबिंग सॉल्ट ऑन द वुंड, मतलब आग में घी डालना। लखनऊ में उसी विभव कुमार के साथ, क्षमा करिए हिंदी में आई डोंट नो वेदर इट इज एक्सेप्टेबल, मगर मैं जो मन में रख रही हूं विषय उसको हिंदी में कह रही हूं, अगर वो ठीक नहीं है तो बेशर्मी के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार के साथ। के साथ घूम रहे हैं विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ। और ये सीधा आरोप निर्मला सीतारमण का, वो कह रही हैं, अंग्रेजी में उन्होंने एक कहावत भी यहां पर कही है, और सीधा सीधा आरोप है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल पर मारपीट का यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आम आदमी पार्टी है कि इस पर लगातार चुप्पी साधे हुए है। कल अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अखिलेश यादव के साथ, तब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा स्वाति मालीवाल के मसले पर, लेकिन वहां वो चुप्पी साधे हुए नजर आए। यानी कि एक तरफ वो नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर हमलावर नजर आए, लेकिन अब पूरी तरीके से स्वाति मालीवाल के मसले पर वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है जब 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 1 जून को आखिरी चरण में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। उससे पहले ये जो पूरा माहौल है वो अब केजरीवाल के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी इस मसले को भुनाने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। तो विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन ये वही विभव कुमार हैं जिन पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है, अभद्रता का आरोप है। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच जब अरविंद केजरीवाल लखनऊ में अखिलेश यादव संग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचते हैं तो वो विभव कुमार उनके साथ नजर आते हैं राजधानी लखनऊ में। यानी कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोपी विभव कुमार केजरीवाल के साथ नजर आता है। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, अलग अलग लोग अपने अपने सियासी चश्मे से इसे देख रहे हैं। एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है विभव पर, लेकिन उस एफआईआर के बाद अब जब टीम गठित कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जांच की जाएगी, तो क्या कुछ उसमें निकल कर आता है ये तो बात की बातें हैं। लेकिन फिलवक्त जो माहौल है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ होता हुआ तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल छूटे थे बेल पर, अंतरिम बेल पर वो बाहर आए थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो इस मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ भुनाने में कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल राजेश यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश यादव, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ये कहावत दरअसल केजरीवाल को लेकर यही बयां कर रही है। बिल्कुल राम, अगर बात हम करें अरविंद केजरीवाल की तो बिल्कुल बात सही है। जो कहावत आपने बताई कि एक कहावत गांव में कही जाती थी कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके, बिल्कुल एक कहावत उन पर बिल्कुल चर्चार्थ हो रही है, क्योंकि अभी
अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से आए हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उनके पीए जो विभव कुमार हैं उनके ऊपर स्वाति मालीवाल ने अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा दिया। और आरोप लगाने के बाद जो है पुलिस जो है लगातार चाहे अरविंद केजरीवाल के घर पे चाहे विभव कुमार के पास लगातार पुलिस वहां जा रही थी, लेकिन अब पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया। और एफआईआर दर्ज करने के बाद 10 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं उस पर छानबीन करने के लिए, उसकी तफ्तीश करने के लिए। राम राजेश, यहाँ समझना ये चाहेंगे कि 10 मई को जेल से बेल पर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और सुनीता केजरीवाल लगातार जेल में रहने के दौरान पूरा माहौल जो है वो बीजेपी के खिलाफ सेट करने में कामयाब नजर आ रही थी। इधर केजरीवाल जेल से बाहर आए और भुनाने में लग गए बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अब जो माहौल है पूरा सियासी माहौल वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर ले जा रहा है। बिल्कुल राम, अगर हम बात करें कि जो चुनावी माहौल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूरी बागडोर संभाल ली थी पूरी चुनाव कैंपेन की। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए वो भी लगातार चुनावी कैंपेन में व्यस्त हो गए और लगातार विपक्षी बीजेपी पर लगातार निशाना साधते रहे, लगातार तंज कसते रहे और बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रचार करते रहे, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार कैंपेनिंग करते रहे। यहाँ तक मैं आपको बता दूं दिल्ली के साथ साथ में अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय नजर आए। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से उनके पीए विभव कुमार के ऊपर जो आरोप लगे हैं, आरोप लगने के बाद कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है लगातार अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बीजेपी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को घेर रही है उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, यहाँ पर मांग ये भी की जा रही है कि क्यों नहीं विभव कुमार को निष्कासित किया जा रहा है पीए के पद से, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही है। क्या कोई रिएक्शन आम आदमी पार्टी की ओर से या केजरीवाल की ओर से जारी किया गया क्या? राम, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन की तो बिल्कुल आपको बता दें कि अभी कल का मुद्दा है। कल अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की संयुक्त कॉन्फ्रेंस थी यहाँ लखनऊ में, जिसमें पत्रकारों ने उनसे क्वेश्चन किया, लेकिन क्वेश्चन का जवाब न देने से बचते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ये चीज सोच रहे हैं कि विभव कुमार को निष्कासित ना किया जाए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, अब 10 टीमें गठित कर दी गई हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल को विभव कुमार को निष्कासित करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं और अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और लगातार जो है पुलिस जो है 10 टीमें गठित करके अब उनके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, आखिर में ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, पंजाब की 13 लोकसभा सीटें, 1 जून को वहां पर मतदान होगा, तो क्या प्रभाव वहां पर पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है इस स्वाति मालीवाल केस के बाद? राम, अगर बात करें जो अभी चुनाव है, चाहे पंजाब की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में भी 7 सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अगर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं तो कहीं न कहीं महिला का मुद्दा है और महिला के मुद्दे पर राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो भी संज्ञान ले लिया है। तो कहीं न कहीं जाहिर सी बात है कि एक महिला के ऊपर इस तरह का अभद्रता की गई है, उसको लेकर बीजेपी लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से चुनाव है, चुनाव में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। राम, ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि उनके पास कांग्रेस से ज्वाइन करने का ऑफर आया था। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया, उसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बोला था कि ब्रजभूषण सिंह से संपर्क कर लीजिए, कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ा देंगे, मैडम से बात हो गई है। ब्रजभूषण सिंह ने कहा, ना मैं बूढ़ा हुआ ना रिटायर हुआ हूं, अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूं। पसंद देता ना बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो, न बूढ़ा हुआ हो न रिटायर हुआ हो। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा।
मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है, बहुत कुछ करना है। मुझे पता है कहाँ सड़क की जरूरत है, मुझे पता है कहाँ पुल की जरूरत है, मुझे पता है कहाँ रेल के ऊपर ओवरब्रिज की जरूरत है, मुझे पता है कि करनाइलगंज में घंटा घंटा जाम लगता है, मुझे पता है क्षेत्र की सारी समस्याएं हमें पता है। और अब तो मैं छुट्टा कांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूं। तो देखिए ब्रजभूषण कह रहे हैं ना मैं बूढ़ा हुआ हूँ ना रिटायर हुआ हूँ, और बल्कि अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूँ, और कांग्रेस ज्वाइन करने का वो संकेत भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मैडम से बात हो गई है, एक बड़े नेता ने उन्हें संपर्क किया और कहा कि मैडम से बात हो गई है और आप बात करिए, मैं कैसरगंज से उन्हें चुनाव लड़ा दूंगी। तो सीधा सीधा ये आप देख सकते हैं कि ब्रजभूषण जो हैं अब एक तरफ से बीजेपी के खिलाफ और कहीं ना कहीं वो बीजेपी को चेता भी रहे हैं इस पूरे मामले में। अभिनव हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिनव, ना मैं बूढ़ा हुआ हूँ ना मैं रिटायर हुआ हूँ, बल्कि अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूँ, और कह रहे हैं कि कांग्रेस से मुझे ऑफर भी आया है ज्वाइनिंग को लेकर। क्या बीजेपी को चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए कैसरगंज से सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह का भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट काट दिया। हालांकि टिकट उनके बेटे करण भूषण सिंह को ही मिला, लेकिन बावजूद इसके ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार तमाम बार जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी नेता पे हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक दिन बयान दिया कि मोदी जी उनके नेता हैं, योगी आदित्यनाथ को वो नेता नहीं मानते। आज उन्होंने देखिए बता दिया कि ना वो बूढ़े हुए हैं और अपने आप को खुद ही खुला साड़ बता दिया, आवारा साड़ से अपनी तुलना की है। तो ये जो आवारा साड़ है, ये आवारा साड़ खुद की भी तो पार्टी का नुकसान कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद अभी समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि चुनाव आप कैसरगंज से लड़ लीजिए कांग्रेस से, जबकि ऐसे समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ से प्रत्याशी सपा को तय करना था। तो ये बड़बोलापन ब्रजभूषण शरण सिंह का लगातार जारी है, और इसी बड़बोलेपन की वजह से उनका जो टिकट है क्यों कट गया। जब पत्रकार उनसे सवाल करते थे कि क्या आपका टिकट कट जाएगा, क्या करेंगे, तो वो पत्रकारों पे भड़कते थे। वो कहते थे कौन काटेगा मेरा टिकट, आप काटेंगे, आप काट लीजिए, और 99.99% मुझे ही टिकट मिलेगा। ऐसी बड़बोले पन की जो भाषा थी ब्रजभूषण शरण सिंह की, यही उनको ले डूबी। हालांकि टिकट अब उनके बेटे को मिला है, और एक बेटा उनका पहले से भी विधायक है। यहाँ भी परिवारवाद देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इस पे नहीं गौर करे। और फिलहाल अभी कैसरगंज में वोटिंग होनी है और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनाव मैदान में, तो भाजपा भी इसको एकदम दरकिनार कर रही है और किसी भी प्रकार के इस मुद्दे का जवाब नहीं दे रही, क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है। इस तरह के नेता वहाँ पे अनर्गल बयानबाजी नहीं कर सकते जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की इस तरह की बयानबाजी का पार्टी आलाकमान कब तक संज्ञान लेता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बिजनौर के नूरपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में दो सगी बहनों की हत्या कर दी गई और दोनों के शव घर में ही पड़े मिले हैं। हत्या का आरोप बड़ी बहन पर लगा है। मासूमों के साथ घटित इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना पुलिस की एक सूचना प्राप्त हुई कि गोहावर जैत गांव में एक घर में एक कमरे में दो बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष है अज्ञात व्यक्तियों ने गला घोंट की हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के मौके पर बुलाया गया, पीड़ित परिवारजन से बातचीत की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो घर में बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 13 वर्ष है, अपनी माँ सविता और अपनी दो बहनों जिनकी हत्या हुई है और एक अपनी अन्य छोटी बहन 9 वर्ष और एक भाई जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल है, उनके साथ उसी कमरे में वो सो रही थी। इस कमरे में एक दरवाज़ा है जिसमें फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं, न ही इस घटना की किसी ने कोई आवाज़ सुनी न देखा। बड़ी बहन अपने बयान निरंतर बदल रही थी तो उसकी महिला पुलिसकर्मियों ने गहनता और अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए पूछताछ की। तो बड़ी बहन ने ये बताया कि उसके पिता परेशान रहते थे, परिवार बड़ा था, इस कारण उसने अपनी छोटी बहनों जिनकी उम्र 5 और 7 वर्ष उनकी अपने दुपट्टे से गला घोंट के हत्या कर दी है।
तो सगी बहनों का हत्या का मामला बिजनौर से सामने आया है, जहां हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है और बहन पर ही इस हत्याकांड का आरोप लगा है। लेकिन फिलहाल पुलिस अब तफ्तीश कर रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या है, और जो प्रथम दृष्टया नज़र आ रहा है क्या उसी हिसाब से अपनी जांच की सुई को आगे ले जाना है या फिर कोई और भी एंगल इसमें हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।